नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। और आज थर्ड एपिसोड चल रहा है आर्ट आलाप के। और ये आर्ट आलाप कुछ ऐसा है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक आर्टिस्ट से जो बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं और वो अपने काम कर रहे हैं। मैं शोमेंद्र सरकार फ्रॉम कोलकाता। मैं उनसे बात करूंगा, थोड़ा सा जानूंगा उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो कैसे अपने जर्नी को परसू किए हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस भी मे बी फेस करना पड़ा था। तो तमाम बातें होगी। और आप जो स्क्रीन शेयर करेंगे वो है बहुत ही हम्बल एक पर्सन, जिनको जितना हम्बल वो अपने व्यवहार के रूप से है, उतना ही एफिशिएंट अपने काम के लिए जाना जाते हैं। अशोक वर्मा सर, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ ऑन स्क्रीन में। फाइन ओके। सर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सभी साथियों को। यस। आज हम शुक्रिया। लोग मिल रहे हैं और मैं दर्शकों को बता दूं, हम लोग बहुत ज्यादा दिन से परिचित नहीं है एक दूसरे के साथ। रिसेंटली भुवनेश्वर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और उसके दौरान हम मिले थे सर से। और वहाँ पे काफी लोग थे, करीब 50 लोगों के साथ हम लोगों की इंटरेक्शन हुई थी। और उनमें से एक है अशोक वर्मा सर, जिनके काम बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। आइए सुनते हैं सर से। सर, आप बताइए, शुरू के दिन यानी किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी, और पेंटिंग या जो कला क्षेत्र है इसमें आपको आना कैसे हुआ, जरा बताइए। अ, सभी साथियों को नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी का स्वागत है इस लाइव चैट में। साथियों, मैं स्टूडेंट रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर, डिस्ट्रिक्ट सीहोर का। तो नवोदय विद्यालय हमारे टाइम पे एक ऐसी स्कूल हुआ करता था जो सीबीएसई होता था, और वो आसपास के किसी एरिया में और कोई सीबीएसई स्कूल उस वक्त नहीं हुआ करता था। आज के ज़माने में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो नवोदय में एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ऑल ओवर डेवलपमेंट की, उसी के अंतर्गत वहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट भी था। तो बहुत अच्छा एक स्कोप मेरे को वहाँ पे मिला। बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह उस समय पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। एक कला शिक्षक वहाँ पे हुआ करते थे, उनका नाम भी अशोक शर्मा सर है उनका नाम, और मेरा अशोक वर्मा। तो अ, उनके मार्गदर्शन में कला कार्य वहाँ पे करते थे स्कूल विद्यालय स्तर पर। और 11वीं और 12वीं के आसपास की बात बताता हूँ। हमारे एक प्रिंसिपल आए थे इंचार्ज बनकर, श्री आर टी लाड, रमन टी लाड सर। उन्होंने हमको बहुत प्रमोट किया। पूरे 11th में हमको सारा एक्टिविटीज, सारा सब कुछ, मतलब 12th करने के बाद में फिर सर से मार्गदर्शन लिया, प्राचार्य महोदय से मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जिसमें इंटरेस्टेड है आप उसी में काम करिए, क्योंकि बहुत सारे इसको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे अपने दोस्त लोग कॉमर्स में जा रहे हैं, कोई बायो में जा रहा है, कोई कहाँ, फिर कोई इंदौर जा रहा है, कोई बड़े शहर में जा रहा है, कोई छोटे में। तो बहुत सारी चीजें, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी होती हैं जिनके कारण आप अलग अलग तरीके से विचार करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले तो विचार था कि सीए किया जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स लिया था। फिर जब उसका एक्सपेंसेस वगैरह सब देखा तो घर वालों ने मना किया कि मतलब खेती से आय उतनी होती नहीं है, तो आप कुछ ऐसा काम करिए, सीहोर में रहिए और यहीं से अपने गांव से कुछ साधन जाते हैं, वहां से आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। टीचर ने गाइड किया कि आप यदि इतना प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते तो आप जिसमें है उसमें काम करिए, आर्टिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो फिर मैंने एकदम सडन डिसाइड किया कि अब मुझे आर्ट में ही जाना है। अब किसी भी तरह का कोई अदर फील्ड में सोचना भी नहीं है। तो फिर उस तरीके से जर्नी शुरू हुआ। इंदौर जाना था, गवर्नमेंट कॉलेज 4 ही थे एमपी में, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, धार। तो इंदौर को मैंने सिलेक्ट किया। और इंदौर बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, अभी भी है। तो पर इंदौर कोई जाके पढ़े, वो बड़ी उपलब्धि होती थी। कोई इतना व्यक्ति जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है वो ये इस चीज के बारे में सोचता था। तो मैंने तो निर्णय किया कि मुझे वहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे प्रिंसिपल सर का एक सेंटेंस था, यू आर नवोदयन एंड यू कैन डू एवरीथिंग। बस वो जो थॉट था वो हमारे दिमाग में सेट हो गया था कि अपन नवोदय वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि नवोदय में 7 साल की उम्र में सर, 7 साल जब वहाँ पे रहते हैं, तो एक छोटे से बेड पर रहते हैं हॉस्टल में। तो छोटा सा एक एरिया होता है 4 बाय 6 का, उसी में सारा जीवन निकलता है। और
मेस में खाना खाते हैं, बहुत सारे काम सेल्फ डिपेंड होकर करते हैं। तो वो सारी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ रहना है, आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट रहा सबसे बड़ा नवोदय का, बैकग्राउंड का। फिर मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज को ज्वाइन किया इंदौर में, और वहाँ मेरा जब इंटरेस्ट हो गया उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आर्ट फील्ड की। ओके सर, जैसे कि आपने शुरुआत की थी, नवोदय के बारे में बात हो रही थी, नवोदय विद्यालय, और हम जानते हैं कि ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं और वहां से ही आपकी जर्नी 6/4 के एरिया से स्टार्ट हुआ। एंड आपने इंडिपेंडेंटली वहां पे रहना सीखा। हर वो काम जो घर के रहते हुए आप अकेले वहां पे कर रहे थे, तो एक सरवाइव करने की जो स्ट्रैटेजी, वो आप अपने आप में डेवलप कर लिए। नाउ बिल्कुल। आपके टीचर अशोक सर से आपने इंस्पायर्ड भी हुए थे काम के बारे में, और पेंटिंग को भी आपने चुना कि इस क्षेत्र में। अब एक बात कह रहे थे कि इंदौर आना उस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फाइनेंशियली चैलेंज था, तो आपके परिवार में ऐसे कुछ बैकग्राउंड ऐसा था क्या, जो पेंटिंग के एनवायरनमेंट, जो चित्रकला के साथ जुड़े हुए, ऐसा कुछ कोई था? सर ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था एक्चुअली। हंसी का पात्र भी उस वक्त बना। मेरे गांव में कई लोगों ने जब सुना कि ये कौन सा काम होता है आर्ट वाला, मतलब ये तो एक नंबर प्लेट लिखने वाला ही आर्ट वो माना जाता था, पेंटर वो होता है उस जमाने में। ओके। तो पेंटर कुछ मतलब वो होते हैं जो गाड़ी के नंबर प्लेट्स वगैरह लिखते हैं और साइन बोर्ड्स लिखते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो कई लोगों ने कहा कि यार वो तो नंबर प्लेट लिखने का काम है, तो इसके लिए पढ़ने की जरूरत है। तो फिर मैंने उनको कुछ कन्विंस किया, घर वालों को बहुत मेरे को परिश्रम करना पड़ा उसके लिए। एट द एंड मैंने लास्ट में यही कहा था कि आप मुझे बस एक बार इंदौर दिखा दीजिए, मैं अपने दम पे कुछ कर लूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। तो फिर उन्होंने इस बात पे एग्री हो गए। फिर भी उनको एक डर था कि ऐसा ना हो कि गांव में तो पहले लोग जाते थे बाहर पढ़ने, और एक साल में खूब मूवी वगैरह देखना, एंजॉय करना, और अपनी एक आज़ादी को जीते थे और वापस फेल होके गांव में जाते थे। तो वो एक डर पेरेंट्स के दिल में था। और वो भी इतने बड़े शहर में भेज रहे थे जो हमारे आसपास में सबसे बड़ा शहर था, तो वहाँ का कल्चर तो एकदम अलग था। तो ये थोड़ा सा डर था। पर बाकी अपना एक लक्ष्य उस वक्त क्लियर हो चुका था सर। तो लक्ष्य जब क्लियर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये रियली चैलेंज था। तो जब आपने आर्ट कॉलेज पास आउट हुए, फिर आपने धीरे धीरे अपने काम को भी आगे बढ़ाया, तो आप मेनली किस तरह के काम करते हैं, थोड़ा सा वो अगर आप देते हैं हमें बताएं तो शायद अपने काम कुछ अगर है तो दिखा भी सकते हैं। अदरवाइज आप बताइए अपने बिल्कुल। काम की जो शैली है, वो हाँ। स्टाइल के बारे में थोड़ा बताइए, आप किस माध्यम से, कैसे स्टाइल से काम करते हैं। सर जैसे अपन कॉलेज जिस वक्त कर रहे थे, तो मैं थोड़ा संस्कार चैनल में उस वक्त जॉब किया साथ में पार्ट टाइम। और वहीं से मतलब मेरे अपना सेल्फ डिपेंड रहा। तो कुछ तो एक धार्मिक जो स्पिरिचुअलिटी थी वो हमारे पास में आई, क्योंकि हम बहुत सारे संत वगैरह को सुनते थे, उनका प्रोग्राम एडिट करते थे, बहुत सारे स्टोरी करते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, बहुत सारी चीजें थी। प्लस मुझे रंगों का कंपोजिशन अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉलेज टाइम में पोर्ट्रेट बहुत अच्छा करता था। पोर्ट्रेट में भी लगभग सभी लोग कहते थे कि आप तुम मास्टर में पोर्ट्रेट ही लेना। पर मेरा जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा है, और उसमें जो कलर्स का कंपोजिशन और उनका बैलेंसिंग, उसका मेरा खास इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं उसी के बेस पे ज़्यादातर काम करता हूँ। कुछ उसके पीछे कुछ थ्योरीज भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ खास करके जो लाइफ के जो स्ट्रगल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा होता है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ पेंटिंग में जनरली, कि स्ट्रगल कुछ भी हो, डार्क एंड लाइट सेड्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, बट एट द एंड आप कुछ अच्छा ही अचीव करेंगे। तो वही चीज़ मेरे पेंटिंग में भी झलकता है। और आप उसमें कई बार देखेंगे तो नीचे का पोर्शन डार्क होता है, ऊपर का पोर्शन में लाइटनेस आपको दिखाई देगी। चाहे वो बिल्डिंग फॉर्म में दिखाई दे, चाहे बड़े बड़े पिलर्स के फॉर्म में दिखाई दे, वो भी होता है। अभी जैसे मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट के कुछ वर्क किए थे, जो आपको शेयर भी किए मैंने। तो उसमें मेरा जो थीम है उसका टाइटल ये है कि ब्लैक इज माइन, व्हाइट इज योर, मतलब व्हाइट इज योर, ब्लैक इज माइन। दैट मीन्स सेक्रीफाइस। आप आपका जो भी डार्कनेस एरिया है वो मुझे दे दीजिए, राइट। और व्हाइट आप दीजिए।
अच्छा सर, तो मेरे पास आपके कुछ काम है, मैं उसको दिखाता हूँ ताकि आप उसको देखते हुए अगर एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, मेरे कुछ वर्क है जिसमें आपको एक वर्क में आपको घड़ी जैसा कुछ फीलिंग आएगा जो हम समय को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यही स्क्रीन हम देख रहे हैं अभी। यस सर। तो हाँ। टाइम लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि यस। आप सही समय पर सही निर्णय करेंगे तो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, और यदि आप ओके। कुछ गलत निर्णय कर लिया तो समय निकल जाएगा, फिर उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लाइट पार्ट्स रखे, कुछ नेचर को भी मैंने किसी पेंटिंग में शो किया है। तो हम्म। उसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं नेचर से भी कनेक्ट रहना है। उसको ओके। वाइट एक प्लांट के रूप में दिखाया छोटा सा, यस। और एक कुछ गोल ओवल शेप में भी कुछ पार्ट दिखाया है। तो उसमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ गोल है। ओके। जो आज है वो कल फिर हो सकता है, हम्म। और जो कल है वो फिर रिपीट हो सकता है। तो हम्म। इसलिए हमको कहीं पर भी ओवर एंड अबव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, मतलब जैसे और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, या फिर हमको यानी सफलता पे घूम फिर ढूंढना के नहीं हमें चाहिए। वहीं पे आना है, मतलब कहीं बिल्कुल। भी जाए जो घूम फिर आज के हमें वहीं आज पे। आज बहुत सक्सेसफुल पर्सन है तो हो सकता है कल आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ तरह की दिक्कतें भी आए, तो इस तरीके से सब कुछ होगा, रिपीट होगा वापस से। तो इस तरह का ओके। कंसेप्ट उसमें चलता है। राइट सर, मैं आपके काम देख रहा था और मुझे लग रहा था कि इसमें जो बैकग्राउंड टेक्सचर आपने यूज किया है, जी उसके सर। बारे में थोड़ा सा अगर बताते हैं, और कुछ स्पेस को डिवाइड किए हैं आप, एब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं लेकिन फॉर्म तो दिख रहा है वहां पे। तो थोड़ा सा इस पे अगर इस स्टाइल को आप कहीं से इंस्पायर हुए या कहाँ से शुरुआत की थी, जरा इस पे बताइए। कुछ अलग अलग मीडियम्स में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो जैसे ये जो वर्क है ये सारे ऑयल सीट के ऊपर है सर। ओके। उसके ऊपर जो ऑयल सीट का जो टेक्सचर आ रहा है वो उससे हम उसको एक ट्रांसपेरेंसी का है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम कर रहे हैं इन दिनों, या फिर ये कुछ खास सीरीज का फोटो आपने भेजा था, पेंटिंग्स? सर हमें 2-3 सीरीज में काम कर चुका हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ा आपको जिक्र किया था कि जिसमें आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स जैसे आकार दिखाई देंगे, वो वर्क हम्म। मेरा एक सीरीज था पूरा, वो अभी लगभग मेरे पास समाप्त हो चुका है, सब इधर उधर चला गया है। अच्छा। किसी के पास कलेक्शन पे है वो। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्क है ये मेरा लास्ट ईयर का है। हम्म। और अभी जो मैं लेटेस्ट वर्क कर रहा हूँ वो वापस से कलर की कंपोजिशन को बेस कर रहा हूँ, वो मैं आपको वर्क दिखाना चाहता हूँ सर। यस यस, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा पीछे लेके। ओके इसी ओके। तरह का वर्क है। ये दो वर्क ड्राई पेस्टल में करने के बाद हम्म। अब इसमें थोड़ा सा एक ही टोन को लेके काम किया सर। हम्म। यानी कलर वेरिएशन, आप एक ही कलर ह्यू को रख के उसको हाँ, चेंज कर देंगे, फाइन। ये ओके। कैनवास पे थोड़ा A3 साइज में। अच्छा। ओके। हाँ, ऑनलाइन पेंटिंग को देखना और दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता हाँ ही हाँ, है, बिल्कुल यस सर। लेकिन माध्यम की ये लिमिटेशन को मानते हुए इसके स्कोप को हम लोग जरा अगर एम्फसाइज जी करें, सर। कलेक्शन में जा रहे हैं और लोग उससे परिचित होते हैं, ये अच्छी बात है। एंड आप हम सभी चाहते हैं कि हमारा काम दूसरे के पास जाए। और ये एक बात है जो अगर हम लोग बंगाल से लेते हैं, जामिनी रॉय का नाम हम सभी जानते हैं। उनके जो काम चित्रकला जो आज लोगों के पास इतना परिचित है, उसका एक कारण ये है कि वो मास को कम्युनिकेट कर पाए थे और लोगों के पास पहुंच चुके थे। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है। आमतौर पे लोग ये नहीं समझते कि पेंटिंग आर्टिस्ट वो दूसरे, मतलब उनको लगता है कि दूसरे प्लेनेट से आए हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। हम तो यहीं के हैं, आप भी यहीं के हैं। तो जरा आप ये बताइए कि जब दर्शक आपके पेंटिंग्स देखते हैं और उनके जो रिएक्शंस होते हैं, आपसे जब वो बात करते हैं कि भाई आपके पेंटिंग को जरा समझाइए या समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें को आप किस तरह से डील करते हैं? आप इसको किस तरह से डील करते हाँ, तो मैं इसी का एक उदाहरण दिखाता हूँ सर। हैं? कॉलेज में एग्जीबिशन लगा था, वही मेरे जो बिल्डिंग जैसे दिखने वाले चित्र वहाँ पे लगे हुए थे। एक्चुअली बिल्डिंग हुआ नहीं करते थे, मैं उसको स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से सर अप्स एंड डाउन होते हैं उसी तरीके से अपने लाइफ को उसमें मैंने पेंट किया था। लाइफ में भी अप्स एंड डाउन कभी भी हो सकते हैं, हर सेकंड में हो सकते हैं।
पर वो एक्सप्रेशन जो उस वर्क का था वो दर्शक अपने तरीके से देखता है। तो वो बाहर आके मुझे से पूछते हैं कि ये आर्टिस्ट कौन है, और मैंने की क्या बात है, तो बोले इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मुझे ऐसा लगता है चंबल का बीहड़ा इसमें नजर आ रहा है। मैंने बिल्कुल आपने जो देखा वही है। और फिर मैंने बाद में उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने मेरे तो नजरिए से इस तरीके से मैंने वर्क किया था जिसको मैंने लाइट एंड डार्क साइड और पूरे बिल्डिंग जैसा इफेक्ट आ रहा था, उसमें लाइनें भी थी जो शेयर बाजार में जिस तरीके से लाइन्स होती हैं अप्स एंड डाउन की, उसी तरीके से रेड एंड ग्रीन लाइन में मैंने डाला था। तो वो फिर उनको बाद में पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। पर एक देखने वाला अपने तरीके से उसको सोच सकता है, क्योंकि विजुअल आर्ट का पर्पज ये होता है कि दर्शक अपने तरीके से उसको देखे। अब वो उसको अपने तरीके से फील करे तो क्या उसमें देख पा रहा है, और वो यदि सेटिस्फाई होता है वो भी एक सफिशिएंट हमारे लिए रिवार्ड होता है। हाँ बिल्कुल, और एक हमने क्या आर्टिस्ट बनाया होने के नाते हमें भी उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि दर्शक की जो नजरिया है वो किस नजर से देख रहे हैं, उनके मतलब उनके पास ये किस तरह पहुंच रहा है। अगर ये हमें भी पता चलता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा भी एक पर्पस सर्व हुआ, हमने अपना काम तो है। किया। उस यस। वक्त मुझे समझ में आया कि मेरा वर्क में इनको बीहड़ नजर आ रहा है। हाँ जी। चंबल का जो बीहड़ जहाँ पे डाकू लोग रहा करते थे, वहां पे जो सूखा एरिया होता है पूरा, हम्म। तो वो मैंने बाद में फील किया कि देखो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। और आपने जहाँ की मार्केट की अप्स एंड डाउन्स एंड अर्बन जो लाइफ है, आप उनके ऊपर काम किए थे, तो एक दो पहलू यहाँ पे आ गया था। चलिए सर, हम लोग मेरा इस बातचीत को। कंसेप्ट था सर, हाँ, बोलिए बोलिए कंसेप्ट था सर। उस वक्त का मेरा, स्टॉक मार्केट वर्सेस लाइफ। लाइव। उस वक्त 2007-8 की बात थी। तो वो लाइफ को मैं जस्ट उसी से रिलेवेंट करता था, उसको तुलना करता था कि हाँ शेयर बाजार में क्या क्या होता है। लोग अपना पैसा लगाते हैं, तुरंत में उसको बहुत नुकसान हो जाता है, कुछ होता है, कभी को बहुत सारा प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा सारा वही चीज हमारी लाइफ में भी है। यदि हम उससे राइट। इंस्पिरेशन होकर सीखे लाइफ में, यदि हम उसको चेंज करना चाहते हैं लाइफ को, तो हम ये समझ सकते हैं कि घटना कुछ भी हो सकती है, आपको बस बने रहना है, यस। पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है, हमको ये मान के चलना है कि एक ना एक दिन हमको सक्सेस मिलेगा। यस यस। देखिए, हमने अशोक सर से बात किए थे, अशोक जी से बात कर रहे थे, और वो मैं मेरे मुंह से बार बार सर निकल रहा है, तो ये मैं बोल ही दूं कि अशोक वर्मा जी एक आर्टिस्ट है और साथ में एक शिक्षक भी है, एक कला शिक्षक है। केंद्रीय विद्यालय में वो शिक्षक के रूप में काम भी कर रहे हैं। तो आइए उनसे ये जानते हैं कि एज ए टीचर वो किस तरह से बच्चों के साथ रहते हैं, और उनके को टीचर्स के साथ उनके रिलेशन किस तरह से वो बना के रखते हैं, और एक आर्ट टीचर का जो रोल है वो कैसे वो निभाते हैं। अशोक सर। सर, सर आर्ट टीचर का रोल तो अ, सभी जगह उसको वैल्यूएशन के हिसाब से समझा नहीं जाता, मगर उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। यदि हम देखें शिक्षा, तो एजुकेशन को नॉर्मली टीच करना और उसको आर्ट के साथ जोड़ के टीच करना, ये एक बड़ा बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और अभी होने भी वाला है और चल भी रहा है। तो उसमें जब बच्चों को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, फिर उनको कोई साइंस प्रोजेक्ट आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, फिर वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको फिर उस तरीके से साइंस के जो कंसेप्ट है उसको हम पहले समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आइडियाज डेवलप करते हैं। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग जो होते हैं ऑलराउंडर हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट में हमको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो हमको उस तरीके से सोचना भी पड़ता है। पर हम उसको बेस्ट प्रेजेंट कर सके, वो हमारा मोटिव होता है। बच्चे हमारे पास में फ्रीली होके आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बच्चों की होती है हमारे प्रति, कि आर्ट वाले सर के पास चलो वो सब हो जाएगा अपना काम। तो ये बिल्कुल, और एक सिर्फ जरूर काम ही नहीं हो देना। जाएगा, वो बच्चों को समझते भी हैं। बच्चे आपको ज्यादा अपना समझते हैं कि इनको हम विश्वास कर सकते हैं, इनको रिलाई करके हम कुछ बता कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। राइट। सर, हमें अभी थोड़ा सा ये जानना था कि जब आप आर्ट को लेकर करियर की शुरुआत कर रहे थे, जब आप आर्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे, क्या तुरंत आपको जॉब मिल गई थी, या फिर आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा था? उस जर्नी, उस वक्त के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो सर उस वक्त की जर्नी यही है कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, और कॉलेज से छूटने के बाद पूरा मार्केट पैदल घूमता था, रात 3-4 घंटे लगातार पैदल पूरा इंदौर घूमता था, जॉब सर्च करता था। क्योंकि मैं जब एक कमिटमेंट करके आया था घर वालों से कि आप मुझे बस इंदौर दिखाइए, मैं अपने लेवल पे खुद अपना सर्वाइव करूंगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। अ, किसी कारण मुझे लगता है कि सर का लिंक थोड़ा सा। हाँ, नहीं सर, आ गए वापस। सर, आपका लिंक थोड़ा सा हट गया था, आप अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट।
अनम्यूट कर लिए सर। जस्ट होल्ड ऑन। सर। यस, आवाज आ यस। रहा है सर? यस सर। हाँ तो बोलिए। वही था सर, शुरुआत के 6-7 महीनों में मैंने बहुत सारे जॉब सर्च किए, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम किया, मार्केटिंग का भी काम किया, अगरबत्तियां बेचने का भी काम किया। सब करने के बाद में कहीं से मजा नहीं आया। फिर संयोग से हमारे एक कॉलेज की सीनियर थी, उनके फादर संस्कार चैनल में थे, और उनसे ऐसे ही मुलाकात हुई अचानक, और उनका एक एनजीओ चलता था, उसके रिगार्डिंग मेरे से बात करी उन्होंने। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा हमने मुझे कंप्यूटर सीखना है और जल्दी से एक जॉब चालू करना है। बोला अच्छा एक काम करो, कल यहाँ पे आ जाइए। मुझे नहीं पता था वो संस्कार चैनल का ऑफिस है। तो मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ संस्कार ज्वाइन किया, और उसके साथ मेरी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट हो गया। तो पूरे ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरा जॉब कंटिन्यू चला। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा इतना जरूर हुआ कि हाँ, कॉलेज सेकेंडरी होने लग गया और जॉब प्रायोरिटी पे आ गया। कुछ वर्क, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम बाउंड होता है, टेलीकास्ट कुछ वर्क होता था पहले। कोई भी डॉक्यूमेंट्री होती थी सर, उस वक्त बैंकॉक से टेलीकास्ट होती थी, अपने इंडिया में सैटेलाइट नहीं था उस टाइम पे, तो उसका टाइम बाउंड होता था। फिर उसके बाद में जैसा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो संस्कार में ही थे, कंटिन्यू हो गए। बेंगलोर गए आर्ट ऑफ लिविंग में, वहाँ पे उन्होंने एक उनका सिल्वर जुबली चल रहा था, उसके लिए हमको एडिटिंग के लिए भेजा। फिर ऐसे बहुत सारे, फिर इंदौर में एक अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, उसका लर्न बाय फन करके एक पब्लिकेशन चलता है, लॉन्चिंग हुआ, तो उसमें भी मैं एज ए मेन एडिटर के रूप में काम किया। तो एडिटर का जॉब मेरे पास में था, चैनल का जॉब मेरे पास कंटिन्यूस था, फर्स्ट ईयर से ही था, तो उसी में मैं कंटिन्यू करता रहा 7-8 तक। उसके बाद फिर रायपुर चले गए, न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। उसके बाद फिर चंडीगढ़ गए, एक पंजाबी हीरा चैनल यूज़ किया, वो पंजाबी गाने और उसका चैनल था। उसके बाद फिर भोपाल आया, यहाँ पर भी टाइम टुडे एक न्यूज़ चैनल, सैटेलाइट चैनल चालू हुआ था पहली बार, स्टेट वाला, वही ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया मीडिया मीडिया, अब इसको ब्रेक करते हैं। जो अपन ने किया है, जिसके लिए अपन नवोदय छोड़ के निकले थे, अब उसको वापस आना है। तो फिर मैंने उसके लिए क्या था कि सब, एक जॉब का तो शुरू से था कि कुछ ना कुछ वर्क करना है। तो फिर मैंने जॉब सर्च किया, इसके लिए गवर्नमेंट जॉब भी एक ही दिख रहा था मुझे, केवी और नवोदय। मैंने उसकी तैयारी किया और फिर केवी में आ गया। लवली। सर मुझे ये याद जरूर रहेगा कि एक समय ऐसा भी था आपका जब आपने अगरबत्तियां बेची थी, है ना? बिल्कुल तो सर। ये स्ट्रगल पीरियड सबको याद रखना है, और यंगस्टर्स आज के डेट में ये समझते हैं कि कोई भी पढ़ाई मैं करूँ, आर्ट कॉलेज भी ऐसा हो गया कि लाइक इमिडिएटली वो पास आउट होते ही उनको कुछ अच्छे जॉब मिल जाएंगे आईटी में, कुछ इस तरह से सोच लेके आते हैं। बट उनसे हम लोग जरूर कहना चाहेंगे पेशेंस रखें, अपने काम पे ध्यान दे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। जैसे आज अगर यही अशोक वर्मा सर अपने गांव में जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग उनको ये कहते हैं कि भाई क्या तुम दीवार पेंट करते हो, क्योंकि वो आज ना, एक नो ऐसी जगह पे बिलोंग करते हैं, एक कला शिक्षक सर। जिनका एक्सेप्टेंस बहुत बहुत बड़ा है और लोगों के पास है। साथ में पेंटिंग, और आपका एक शो भी, अपकमिंग शो भी है, एक ग्रुप शो, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप हम सबको। 127 डेज का शो आज ही खत्म हुआ हुआ है इंदौर में। अच्छा। आ, वो एक शुभांकन आर्ट गैलरी है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, उसका एक गैलरी है, अच्छा। इसलिए था वर्क। और अभी 5 तारीख से एक इंदौर में शो होने वाला है लवली। दोबारा। और उसके बाद हमारा बिग एंड ग्रांड शो हमारा वाराणसी में 18 तारीख को होने वाला, 18 मई से शुरू होगा, 18 से 22 मई। उसमें मैं सभी देशवासियों के को, सभी देशों के आर्टिस्टों को इनवाइट करता हूँ कि आप लोग यदि वाराणसी में आते हैं तो जरूर हमारा शो देखना है। ये इशी आर्ट गैलरी में रहेगा। और केवीएस के जो टीचर्स होते हैं, उनको लोग सोचते हैं कि वो अब जॉब कर रहे हैं तो पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, पेंटिंग कर रहे हैं, पर हाँ, वो उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो एक्सपोज करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा, नए नए काम और बहुत बेहतरीन काम कला शिक्षकों ने किए हैं। तो मैं सभी वाराणसी के कलाकार, आसपास के कलाकार, उत्तर प्रदेश के कलाकार और देश के कलाकार जो भी किसी भी रूप में वाराणसी पहुंच रहे हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप 18 मई से 22 मई एक विजिट इसी आर्ट गैलरी में जरूर करिएगा, और केंद्रीय विद्यालय के कला शिक्षकों के वर्क को एक बार निहारिएगा, और उस पर अपने जो भी क्रिटिसाइज करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, सब कुछ दीजिएगा। तो एक मोटिवेशन भी टीचर को मिलता है कि हम जॉब तो कर रहे हैं, पर ऐसे आर्टिस्ट वर्क करने में बहुत ज्यादा मजा आता है।
बिल्कुल। और ये जो एग्जीबिशन होने जा रहा है विजुअल कॉन्फ्लुएंस, एक संगम हो रहा है, विजुअल आर्ट की संगम, अलग अलग बिल्कुल। जगह से टीचर्स आ रहे हैं, कर रहे हैं, और ये कुछ परफॉर्मेंस भी वहाँ पे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक रेसिडेंसी की तरह वो टोटल 5 दिन का प्रोग्राम होगा और सब एंजॉय करेंगे। हमारे वक्त भी यहाँ पे समाप्त होने जा रहे हैं, तो सर मैं आपसे जब ये प्रोग्राम खत्म होने के समय आ गई है, आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहे आप दीजिए, जो बच्चे आपसे सीखते हैं और आगे इंस्पिरेशन मिलेंगे सर। सर मैं बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आर्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर वो संगत के कारण या परिवार के कारण या किसी भी कारण से अदर अदर करियर में चले जाते हैं। हमें काम वही करना है जिसमें हम मास्टर हैं और हमारा पूरा इंटरेस्ट है। तो डरना नहीं है किसी भी काम से। आप एक बार जब शुरू करते हैं तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, उसके लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ हमेशा रहता है, यदि आप दिल से उस चीज को करना चाहते हैं बिल्कुल। तो मेरा हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि आप बस डरो मत, शुरू करो, आगे बढ़ो। राइट। धन्यवाद सर। आर्ट आलाप चलता रहेगा, और इसी दौरान अगर किसी को कोई सवाल है अशोक सर से, अशोक जी से बात करना चाहते हैं, थ्रू चैट हमें सवाल रख सकते हैं। फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ ऑनलाइन है, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपको। सवाल वैसे नहीं किए हैं। तो इसी के साथ आज आपके साथ हमारे जो चर्चा हुई, ये बहुत ही लाभदायक हुआ सबके लिए, मेरे लिए भी। मैंने देखा कि आप अपने आप को पूरा खुल के सामने रखें, और ये रियली सौभाग्य है हमारे कि हम आपके साथ बात करने की थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर आमंत्रित करने के लिए, और सभी को मेरा बेस्ट विशेष।